हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक आप सभी को बीच में लेकर आ गया हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपका मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो चले दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से हम कुछ आपको बातें बता देते हैं कि यहाँ पर हम 1 से लेकर 50 तक बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर एक साल। इसलिए आप लोग वीडियो को मिस मत करिए, पूरा शुरू से अंत तक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए और क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में 2024 में पूरा के पूरा क्वेश्चन साइंस में बन जाए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न है आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, ये सभी क्या है, आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उपयुक्त सभी। तब बच्चे आप लोग सभी पर टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी पर। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप लोग आंख मूंद कर का ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेगा। डी में दिया होगा उपयुक्त सभी, तो सभी पर टिक कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लूकोज की। यानी प्रकाश संश्लेषण की उत्पत्ति किससे होती है, तो ग्लूकोज से होती है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो देखिएगा, आप याद कर लीजिए, प्रत्येक साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सही जवाब होगा आपके पेप्सिन, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तब पेप्सिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को क्या कहते हैं। हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को क्या कहते हैं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी थाइलाकाइड कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा थाइलाकाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। क्वेश्चन नंबर पांचवा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी घराना में। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक के घराना हिस्से में क्या होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, घराना। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी स्ट्रोमा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि प्रकाश संश्लेषण की अंत प्रतिक्रिया कब होती है। प्रकाश संश्लेषण की अंत प्रतिक्रिया कब होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी रात और दिन दोनों, जबकि NADPH के पावर में +2 उपलब्ध रहे तब। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, डी होगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आप सभी का है।
आप सभी के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेकर आगे बहुत मेहनत लगता है ये सब क्वेश्चन वीडियो बनाने में ये क्वेश्चन इकट्ठा करने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए आप सभी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी को मेरे लिए एक जरूर फर्ज बनता है, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक का पढ़ने वाले छात्रों के पास शेयर करिए, ताकि ओबी का मैट्रिक एग्जाम में वो बिहार टॉपर बन सके। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे चैनल पर जाइए और देखिए मेरे कोचिंग में कितना बच्चे प्रत्येक साल का वीडियो पूरा का पूरा अपलोड है, हर एक साल कितना बच्चा का वहाँ पर टॉपर आता है। तो इसलिए आप लोग भी पढ़िए और टॉपर भी बनिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 8वां नंबर प्रश्न आपका है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी जल से। यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति होती है जल से होती है। बाबू याद कर लेना, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति होती है किससे होती है, जल से होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी है, यानी 3 जोड़ी। ये देखिए क्वेश्चन 2 जो आपका शुरू से अंत तक यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दी। देख लिए आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या देखते हुए वीडियो में आपको अंदाजा आ गया होगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका कि प्रोटीन का अंततः एमिनो अम्ल के रूप में एमिनो अम्ल में रूपांतरण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि प्रोटीन का अंततः एमिनो अम्ल में रूपांतरण कौन करता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्सोपेप्टाइडेज। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्सोपेप्टाइडेज। इसके क्वेश्चन नंबर 11 की पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो सही जवाब होगा इसके ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। यानी पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि श्वसन क्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की श्वसन क्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ऑक्सीकरण। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन ध्वनि उत्पादक यंत्र है। इनमें से कौन ध्वनि उत्पादक यंत्र है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी लैरिक्स। जो लैरिक्स होता है वो ध्वनि को क्या करता है, उत्पादक उत्पन्न करता है। लैरिक्स जो होता है ध्वनि को उत्पन्न करने का काम करता है, इसलिए उसे माना गया ध्वनि उत्पादक यंत्र माना गया, लैरिक्स को माना गया है। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि ट्रैकिया के पीछे वायुनली किन 2 भागों में विभाजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ट्रैकिया के पीछे वायुनली किन 2 भागों में विभाजित होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ब्राकाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 कि मनुष्य में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 जोड़ी। यानी मनुष्य में 12 जोड़ी का पसलियां पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। पसलियों के बीच कौन सा मांसपेशियां पाई जाती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी इंटरकोस्टल। यानी पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है, तो इंटरकोस्टल पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कि मनुष्य में फेफड़ों का महत्तम आयतन कितने होते हैं। तो मनुष्य में फेफड़ों का महत्तम आयतन कितने होते हैं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी 5400 से 6000 मिलीलीटर।
मनुष्य में फेफड़ों का महत्तम आयतन होता है 5400 से लेकर 6000 मिलीलीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस में लेता और छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस में लेता और छोड़ता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर क्या करते हैं माने मनुष्य हवा सांस के रूप में लेता और छोड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी हीमोग्लोबिन से जुड़कर CO2 या CO2 के पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या बनाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अनोक्सी श्वसन में कुल कितना ATP बनता है। तो अनोक्सी श्वसन में कुल कितना ATP बनता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी 2 ATP बनता है, यानी अनोक्सी श्वसन में कितना ATP बनता है तो 2 ATP। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न 21 है कि जीवाणुओं में श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होता है। जीवाणुओं में श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP, ये जीवाणुओं में श्वसन से उत्पन्न होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि जंतुओं में अनोक्सी श्वसन या ऑक्सीजन की कमी रहने पर श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन है कि जंतुओं में अनोक्सी श्वसन या ऑक्सीजन की कमी रहने पर श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी लैक्टिक अम्ल और ATP। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल और ATP। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर प्रश्न आपका है इनमें से कौन ऑक्सी श्वसन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन ऑक्सी श्वसन नहीं कर सकता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी लाल रक्त कर जो होता है ऑक्सी श्वसन नहीं कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से गैसीय आदान प्रदान कहाँ होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी वायु प्रकोष्ठ में। यानी वायु प्रकोष्ठ में क्या होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है तो वायु प्रकोष्ठ में। वायु प्रकोष्ठ में क्या होता है गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 25 होगा आपका इनमें से, क्वेश्चन नंबर 25 है कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरोफिल के द्वारा। यानी पौधों में श्वसन कैसा होता है, कैसे होते हैं तो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है तो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 26 है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जो जाइलम क्या होता है उत्तरदायी होता है। तो किसके लिए उत्तरदायी होता है तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी जल वहन। यानी जल वहन के लिए क्या होता है पादप में जाइलम क्या होता है उत्तरदायी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि जल में, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 की जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है। जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी जड़ से तान्ना की ओर। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी जड़ से तान्ना की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 के फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है। फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी पत्ते से जड़ की ओर। यानी पत्ते से जड़ की ओर फ्लोएम में भोजन का क्या होता है परिवहन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 29 है
शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि कोरोनरी वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है? यानी क्वेश्चन नंबर 30 है, कोरोनरी वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी हृदय की दीवार के अंदर ही। यानी कोरोनरी वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है? तो हृदय की दीवार के अंदर ही। इसके अगला प्रश्न है कि पोर्टस वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है? क्वेश्चन नंबर 31 है कि पोर्टस वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी एक अंग से दूसरे अंग में जिसमें हृदय शामिल नहीं होगा। यानी एक अंग से दूसरे अंग में होगा जहाँ पर मैं जिस हृदय में क्या होगा, माने जिसमें हृदय शामिल नहीं होगा उसी अंग में क्या होगा, पोर्टस वाहिनियां में रक्त प्रवाहित होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि इनमें से कौन सा रक्त कण थाका बनने में सहायक है? इनमें से कौन सा रक्त कण थाका बनाने में सहायक है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? रक्त को थाका बनाने में सहायता करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि श्वेत रक्त कणों की संख्या मानव में सर्वाधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 33 है कि श्वेत रक्त कणों की संख्या मानव में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल होता है उन न्यूट्रोफिल में श्वेत रक्त कणों की संख्या मानव में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। किसमें? तो न्यूट्रोफिल श्वेत रक्त में कणों की संख्या मानव में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें कौन कौन श्वेत रक्त कण भक्षक कोशिकाएं कहलाती है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूट्रोफिल एवं मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होता है वो क्या होता है? श्वेत रक्त कण भक्षक कोशिकाएं होती है, यानी श्वेत रक्त कण भक्षक कोशिकाएं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि इनमें से कौन एंटीबॉडी बनाकर रोगाणु को नष्ट करता है? तो इनमें से कौन एंटीबॉडी बनाकर रोगाणु को नष्ट करने के काम करता है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या होता है? एंटीबॉडी बनाकर रोगाणु को नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि मनुष्य में वृक्क एक क्या है? तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी मनुष्य में वृक्क एक क्या है? तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्सर्जन से। यानी उत्सर्जन से संबंधित रखता है। यानी मनुष्य में वृक्क एक क्या तंत्र का भाग होता है जो क्या उत्सर्जन से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि फीता कृमि में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? फीता कृमि में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्वाला। जो ज्वाला होता है, ज्वाला यानी फीता कृमि में ज्वाला द्वारा उत्सर्जन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि सेप्टल नेफ्रेडिया कहाँ पाए जाते हैं? सेप्टल नेफ्रेडिया कहाँ पाए जाते हैं? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 14वें खंड के पीछे। यानी 14वें खंड के पीछे क्या होता है? सेप्टल नेफ्रेडिया पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि संधिपाद प्राणियों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? संधिपाद प्राणियों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी मालपीधी के नलिकाएं। यानी मालपीधी की नलिकाएं जो होता है संधिपाद प्राणियों में उत्सर्जन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है? प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी बोमेन कैप्सूल संपुट। यानी बोमेन जो कैप्सूल संपुट होता है वो का प्लाज्मा के छानने का काम नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल संपुट एक करता है। यानी प्लाज्मा छानने का जो काम होता है नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल संपुट भाग में ये करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि रक्त कण प्लाज्मा से
नहीं छीनता है, यानी रक्त कण जो होता है वो प्लाज्मा से नहीं छीनता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो रक्त प्लाज्मा से छीनने के काम नहीं करता। इसके क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि निम्न में से किसको पुनर्अवशोषण नहीं होता है, यानी निम्न में से किस में पुनर्अवशोषण नहीं होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या आपका 43 है कि मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना आयतन होने पर मूत्र त्याग अवश्य हो जाता है, यानी मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना भाग आयतन होने पर मूत्राशय सॉरी मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना आयतन होने पर मूत्र त्याग हो जाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 250 से 300 मिलीलीटर, यानी 250 से 300 मिलीलीटर के बीच में क्या हो जाता है, तो इसके बाद का हम पेशाब को मूत्र मार्ग से बाहर कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि प्लाज्मा के छनने की दर होती है, जो प्लाज्मा की छनने की जो दर होती है 120 से 125 मिलीलीटर प्रति मिनट में, प्रति माने एक मिनट में 120 से लेकर 125 मिलीलीटर क्या कहता है प्लाज्मा के छनने की दर है। इसके क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि वृक्क द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण या नियमन क्या कहलाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ओस्मोरेगुलेशन, यानी ओस्मोरेगुलेशन जो होता है वो वृक्क के शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण या नियमन कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 46 है डायबिटीज इंसिपिडिस किस हार्मोन की कमी होती है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भासोप्रेसिन, यानी भासोप्रेसिन हार्मोन की कमी से जो डायबिटीज होता है इंसिपिडिस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है। तो इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरियोटेली के, यानी यूरोटोलिक श्रेणी में मनुष्य आता है। यूरियोटेलिक जो श्रेणी होता है इसी श्रेणी में मनुष्य आता है। इसका क्वेश्चन नंबर 48 की मानव में वृक्क किस तंत्र का भाग, मानव में वृक्क किस तंत्र का भाग होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्सर्जन का। इसके क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, यानी साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन जो होता है, जो साइटोकाइनिन जो होता है आपका वो पादप हार्मोन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सिनेप्टिक दरार, यानी जो आपका तंत्रिका तंत्र कोशिका के मध्य खाली जो स्थान होता है वो सिनेप्टिक दरार होता है।